Today we are going to discuss about the third part of nuclear energy unit, that is second unit, and we are going to discuss today's topic, that is nuclear reaction and radioactive decay. First of all, what is nuclear reaction? A nuclear reaction differs to that of a chemical reaction. In chemical reaction, the nuclei of the atom from the reactants to the product is unchanged. In nuclear reactions, the protons and neutrons are rearranged in the nucleus of the atom to form new elements. होता क्या है, जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसके थ्रू रिएक्शंस होते हैं. ठीक, तो क्या होता है, देयर इज़ नो चेंज इन द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन के थ्रू चूँकि रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट्स होता है, हम जो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं. उन रिएक्टेंट्स का रिएक्शन होता है आपस में. फिर इक्वल के जो हम राइट साइड लिखते हैं एरो के, दैट इज़ आवर प्रोडक्ट. तो जो रिएक्शन के टाइम में रिएक्टेंट्स का न्यूक्लियस का रहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, that will be same after the reaction. When we are getting the product, there will be no change inside the nucleus, means there is no change of number of proton and neutron when we are doing any kind of chemical reaction. But when we do a nuclear reaction, there will be a change in the structure of nucleus, because protons and neutrons are rearranged in the nucleus of the atom to form new elements. तो जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और न्यू एलिमेंट्स बनता है तो जो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स रहते हैं, दैट विल बी डिफर इन द प्रोडक्ट. तो जो इसलिए यही मेजर डिफरेंस है केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट्स के में जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर रहता है वही सेम न्यूक्लियस स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में भी रहता है. देयर विल बी नो चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. बट when we are doing nuclear reaction, there will be change in neutron and proton as it was in during reaction, and after reaction when we got product there will be a change in the arrangement of neutron and proton inside the nucleus. ठीक, तो and one more difference is there. जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से इंटैक्ट रहता है उसका एनर्जी जो रिलीज़ होता है उसमें कम होता है, बजाय कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो इंटैक्ट रहता है उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होता है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है. इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन में जब एनर्जी रिलीज़ होता है तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से बॉन्ड होता है वो कम होता है न्यूक्लियस से जिससे बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो ज़्यादा एनर्जी से चूँकि बॉन्ड होता है, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है उसका अमाउंट इन कंपैरिजन टू जो एनर्जी रिलीज़ होती है केमिकल रिएक्शन में उससे बहुत ज़्यादा होती है. ठीक, नाउ व्हाट इज़ नाउ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस गिव ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन. दीज आर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज. Now the alpha decay. ठीक, तो when the nucleus of an atom has too many protons, it results in disequilibrium of the nucleus due to excessive repulsion. जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या ऑलमोस्ट इक्वल होती है या बहुत ज़रा सा अंतर होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है. When the nucleus of an atom has too many protons, it results in disequilibrium of the nucleus
ड्यू टू द एक्सेसिव रिपल्शन। तो प्रोटॉन हमें पता है कि प्रोटॉन जब बहुत ज़्यादा होंगे और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो क्या होता है, दोनों के बीच में दो प्रोटॉनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, जिसको कि न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम करके बांधे रखता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे तो रिपल्सिव फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में लगते थे, रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिपल्शन द एटम एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा, एक अल्फा पार्टिकल एटम से इमिट होगा। तो जो अल्फा पार्टिकल इमिट होता है दैट इज नथिंग बट दैट कंसिस्ट टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स एंड इज आइडेंटिकल टू द हीलियम न्यूक्लियस। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अल्फा डीके व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज टू मैनी प्रोटॉन्स it results in disequilibrium of the nucleus due to the excessive repulsion. In order to reduce the repulsion, the atom emits an alpha particle. An alpha particle consists of two protons and two neutrons and is identical to helium nucleus. कभी कभी क्या होता है, किसी न्यूक्लियस में जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि दो सेम चार्ज के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो जब प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए क्या होगा, उस न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा उसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं जो कि एकदम हीलियम न्यूक्लियस के आइडेंटिकल होगा। ठीक, तो इफ एन एटम इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल द एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2। चूंकि दो प्रोटॉन निकल रहा है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 कम हो जाएगा, बिकॉज एज वी नो दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है 2 रिड्यूस हो जाएगा और एटॉमिक मास 4 कम हो जाएगा। क्यों, अभी हम जानते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो चूंकि 2 प्रोटॉन के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन भी निकल रहा है तो इसलिए हमारा एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाएगी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी। आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ है यूरेनियम 92-238, दैट इज़ अब ये जो हो रहा है इसमें से जब रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, थोरियम बन गया 90-234, तो 2 प्रोटॉन निकला और 2 न्यूट्रॉन निकला। इसमें से यूरेनियम में क्या हुआ, जब नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई 92 यूरेनियम 238, तो क्या हुआ, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल डीके हुआ, एक अल्फा पार्टिकल का क्षय हुआ। तो जब वो निकला तो वो क्या लेके किस में कन्वर्ट हो गया, 92-234 थोरियम और प्लस 2He4। तो ये जो हीलियम आपको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट योर अल्फा पार्टिकल। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा particles, since they are positively charged their ionization capability is high। क्यों, सिंस दे आर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो 2 प्रोटॉन की वजह से क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल में द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सिंस दे आर पॉजिटिवली चार्ज देयर आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी इज हाई। सेकेंड पॉइंट इज दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेविएट टूवर्ड्स निगेटिवली चार्ज प्लेट। जो है चूँकि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो निगेटिव चार्ज प्लेट की ओर वो डेविएट होंगे। सो दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, बिकॉज दे डेविएट टूवर्ड्स निगेटिवली चार्ज प्लेट। थर्ड पॉइंट इज ए पीस ऑफ पेपर कैन स्टॉप मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। इनकी जो स्पीड होती है जब ये निकलते हैं, इनका जो मोशन होता है वो स्पीड बहुत कम होती है। इवन दे कैन बी स्टॉप बाय ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर से भी उनको रोका जा सकता है। तो दिस वाज द अल्फा डीके। नाउ द सेकेंड डीके इज
बीटा डिके। अब बीटा डिके में क्या होता है, व्हेन द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इन द न्यूक्लियस इज टू ग्रेट, ए बीटा पार्टिकल इज इमिटेड। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बहुत बढ़िया होता है किसी न्यूक्लियस में, तो क्या होता है, एक बीटा पार्टिकल निकलता है। अल्फा पार्टिकल कब निकलता था अल्फा डिके में, जब प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक, बीटा डिके में क्या होगा, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। व्हेन द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज न्यूक्लियस इज टू ग्रेट, ए बीटा particle is emitted. In basic beta decay, a neutron is transformed into a proton and an electron. The electron is then emitted as beta particle, which increases the atomic number by 1 and molar mass is unchanged. कैसे हो रहा है ये, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बहुत बढ़िया है और बीटा पार्टिकल उसमें से निकलेगा, तो बीटा पार्टिकल में क्या होता है, इन बेसिक बीटा डिके एक न्यूट्रॉन क्या होता है, एक न्यूट्रॉन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन टूट के एक प्रोटॉन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है बीटा पार्टिकल के रूप में निकलेगा। द इलेक्ट्रॉन इज देन इमिटेड एज ए बीटा पार्टिकल। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बहुत बढ़िया है तो क्या होगा, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, और फिर इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से बीटा पार्टिकल के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन चूंकि निकला, तो प्रोटॉन एक निकल गया, तो एज वी नो दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन एक निकल गया तो प्रोटॉन की संख्या कम हो गई, तो एटॉमिक नंबर जो है एक डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो चूंकि न्यूट्रॉन ही कन्वर्ट हुआ है उस प्रोटॉन में, तो क्या होगा, एटॉमिक मास विल बी सेम। एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा। द इलेक्ट्रॉन इज देन इमिटेड एज ए बीटा पार्टिकल which increases the atomic number by 1 and the molar mass is unchanged. In this diagram you can see the beta particle is emitting as electron is emitting as beta particle during beta decay. ठीक, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल इज CS55137। अब इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकला इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया, बेरियम 56137 Ba प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। फिर क्या हुआ, 1H3 इज इक्वल टू 2He3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं, कार्बन 6C14 इज इक्वल टू 7N14 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों में आप देख रहे होंगे, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एक प्रोटॉन निकला है, तो आप एटॉमिक नंबर देख रहे होंगे 55, इसमें CS में कितना हो गया, 55 से 56 हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एटॉमिक मास विल बी 137, एटॉमिक मास विल रिमेन सेम। इन द नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी 1H3 इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर जो है बढ़ गया क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एटॉमिक मास सेम है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल में आप देखेंगे एटॉमिक नंबर 7 हो गया, लेकिन एटॉमिक मास 14 का 14 ही रहा। ठीक है, तो इन दिस नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बीटा पार्टिकल इज दैट beta particles move with a velocity that is closer to the speed of light. Beta particle moves with a velocity that is closer to speed of light. Second property of beta particle is, since their charge is smaller than alpha particle, their ionization capability is lower than alpha particles.
And the third property is, since they are charged particle, they deviate in electric and magnetic field. Charged particle means मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो निगेटिवली चार्ज हो गया ना. Since they are charged particle, they deviate in electric and magnetic field. And the fourth and the last property of beta decay is, their penetrating capability is higher than alpha particle. They can penetrate aluminium having thickness of 2 to 3 मिलीमीटर. तो ये मेजर डिफरेंस है. इसकी पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अल्फ़ा पार्टिकल. अल्फ़ा पार्टिकल का स्पीड इतना कम था कि उसको हम पीस ऑफ पेपर से ही रोक सकते थे, और इसमें क्या होगा, इनकी पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी कि ये 2 से 3 मिलीमीटर थिकनेस का जो एल्युमिनियम शीट होगा उसमें भी छेद कर देगा, उसको भी पेनिट्रेट कर देगा. तो दिस इज़ योर बीटा डीके. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट डीके इज गामा डीके. गामा में क्या होता है, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज टू हाई, व्हेन the nucleus of an atom is at too high and energy, it reaches equilibrium by emitting an electromagnetic photon of energy known as gamma ray. जब किसी एटम के न्यूक्लियस में एनर्जी बहुत हाई लेवल पे हो जाएगी, इट रीचेज इक्विलिब्रियम बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन ऑफ एनर्जी नोन एज गामा रेज. तो उसमें से एक एनर्जी निकलती है, दैट एनर्जी इज़ नथिंग बट गामा रेज. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जब एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें से एक एनर्जी निकलती है, दैट एनर्जी इज़ नथिंग बट दैट इमिटिंग एनर्जी इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन, or this energy is known as gamma ray. The loss of a gamma ray does not alter the atomic number or the molar mass of the element. The atom simply passes to a lower state of energy. तो इस एटम में जिसकी न्यूक्लियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें से थोड़ी सी एनर्जी निकलती है, रिलीज़ होती है, तो वो गामा रेज के फॉर्म में होती है. तो खाली एनर्जी निकलती है और उस एटम का न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल हाई से लो हो जाता है, लेकिन उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. Here you can see the example, like it will be done in 2 steps. The first step is प्लूटोनियम है, जैसे 94-240 Pu 94-240 है, तो इसमें से क्या हुआ, एनर्जी निकली. तो इसमें एनर्जी निकली तो इसमें क्या हुआ, 92 यूरेनियम 236 प्लस 2He4. ठीक, पहले स्टेप में क्या हुआ, प्लूटोनियम 94-240, तो इससे क्या हो गया 92-236. ये तो पहले इक्वेशन हुआ, ये तो पहले हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ. उसके बाद क्या हुआ, अब एनर्जी रिलीज होगी. सेकंड स्टेप में एनर्जी विल बी रिलीज इन द सेकंड स्टेप, नॉट इन द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन हुआ, 94 प्लूटोनियम 240 से क्या बना हमारा, 92 यूरेनियम 236 प्लस एक हीलियम मिला हमें 2He4. इन सेकंड स्टेप फ्रॉम यूरेनियम एनर्जी विल बी रिलीज. अब ये जो यूरेनियम है, प्लूटोनियम से जो हमें यूरेनियम और हीलियम मिला, इसमें क्या है, यूरेनियम की एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियस में. ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी. तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेज पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा यूरेनियम 92-236 इट इज़ इक्वल टू 92-236. यूरेनियम सेम रहेगा, लेकिन आप देखिए एक गामा रेज निकल रही है इसमें से, 0 गामा 0. तो देयर विल बी नो डिफरेंस इन सेकेंड स्टेप, देयर विल बी नो स्टेप changes in neutron or proton, means there will be no change in atomic mass or atomic number of uranium, and energy is releasing, energy is emitting from the nucleus of uranium. ठीक है, तो property of gamma rays
फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गामा रेज इज दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये जो होती हैं बहुत हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, जो क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एनर्जी होने पे निकलती है तो इसलिए इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज सिंस दे आर न्यूट्रल दे डू नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये जो निकलती हैं ये न्यूट्रल रहती हैं, दे आर नॉट पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं होती, दे डू नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड थर्ड इज देयर पेनेट्रेटिंग एबिलिटी इज टू हाई। इनकी पेनेट्रेटिंग की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल से ये निकलती हैं गामा रेज। तो दीज आर द थ्री रेडियो एक्टिव डिकेज। फर्स्ट वन इज अल्फा डिके। अल्फा डिके कब होता है? जब बहुत ज़्यादा प्रोटॉन हो जाते हैं किसी न्यूक्लियस में, तो वो प्रोटॉन क्या होता है, वो प्रोटॉन जो है जब एक्सेस हो जाता है तो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव रिपल्शन बहुत ज़्यादा मतलब कहने का मतलब रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं। तो जब रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिपल्शन द एटम इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। तो एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, दैट इज़ नथिंग बट 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड इट इज़ आइडेंटिकल टू हीलियम। और बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में व्हेन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज टू ग्रेट, तो क्या होगा, एक न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल इमिट होगा उसके न्यूक्लियस से। ठीक है, तो और जो तीसरा है दैट इज़ गामा डीके। तो गामा डीके में क्या होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जब एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज़ नथिंग बट अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, गामा रेज होती है ये। ठीक है, तो एनर्जी लेवल जब निकलेगा तो न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा, बट देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और यू कैन से देयर विल बी नो चेंज इन एटॉमिक मास और एटॉमिक number. Now we are going to end the today's lecture. In the next lecture we will discuss the nuclear fusion process in detail.